गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन। डीएलएड सेकेंड ईयर की टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की ये क्लास है और मैंने पहले वाले वीडियो में आपको साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन दर कैसे निकालते हैं या मिश्र धन कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको रेशो एंड प्रपोर्शन के ऊपर कुछ समझाने जा रहा हूँ। रेशो को हम हिंदी में कहते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। जो अनुपात है वो दो जो सजातीय राशियां हैं उनके बीच में एक ऐसा संबंध होता है जो ये प्रकट करता है कि पहली जो राशि है वो दूसरी राशि का कौन सा भाग है। पहली राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 35 रुपये 55 रुपये का, अभी मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। 35 भाग 55, ये 5 से कटता है, 5 7 35, 5 1 5, 5 1 5, 7/11 भाग है। पहली राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है, ये है रेशो। अनुपात के दो पद हैं। जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे 7:9 को देखो, अनुपात के लिए ये दो बिंदुएं चिन्ह होती हैं और इसमें 7 पूर्व पद है और जो 9 है ये उत्तर पद है। ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं 7:3, 7:3 का मतलब क्या होगा 7/3। अब अगर मैंने इसका उल्टा लिखना है तो वो हो जाएगा 1/7/3, तो ये ऊपर चला जाएगा 3/7। तो जब हम इसको उल्टा लिख देते हैं 7:3 को 3/7, इसका हम व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात कहते हैं। इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशो भी हम इसको कहते हैं। तो अनुपात आपको समझ में आ रहा होगा। अनुपात का चिन्ह भी मैंने आपको बताया, दो बिंदुएं इस तरह से लगेंगी तो ये अनुपात का चिन्ह है। अब एक प्रश्न करते हैं, 2:3, 5:6 और 7:9 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 2:3 को मैंने अभी आपको बताया 2/3 लिख सकते हैं हम, 2/3। 5:6 को हम लिख सकते हैं 5/6। 7:9 को हम लिखेंगे 7/9। तो 2/3, 5/6 और 7/9 हमारे पास ये 3 पद हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो 3, 6 और 9 है इनका हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे जिसको हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है। ऊपर न्यूमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो ये डिनोमिनेटर है 3, 6 और 9, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो ये हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे 3, 6 और 9 है, 2 से भाग हो रहा है, 2 से 3 को भाग नहीं हो रहा, पूरी तरह भाग होना चाहिए। तो हम जो भाग नहीं हो रहा उसको ऐसे लिख देंगे, डिवाइड नहीं हो रहा 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 3 जा 6। 9 को भी 2 से पूरी तरह भाग नहीं हो रहा, इसको ऐसे लिख देंगे 9। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये टर्म भी 3 बार ही जाएगी, 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 × 3 × 3 मतलब 18। 18 हमें तो हमारा लघुत्तम समावर्तक आया है। अब 18 हमें जो निचले वाला पद है इसमें हमें 18 बनाना है। 2/3 को हम कैसे लिखें, नीचे 18 कैसे आएगा, डिनोमिनेटर को हमने 18 बनाना है। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये क्या हो गया 12/18। 5 और 6 है, डिनोमिनेटर को आपने 18 बनाना है। 6 का 18 कैसे बनेगा, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 15/18। तो 5/6 को हम 15/18 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 7/9, यहाँ भी 18 करना है नीचे, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। अब आप ध्यान दें तो नीचे सबके 18 18 18 आ रहा है, तीनों में, तीनों ही पदों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है
अब न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो पद बड़ा हो जाएगा। तो ये पद सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा और उससे छोटा। तो इसने कहा था आरोही क्रम में लिखो, तो पहले सबसे छोटा आएगा। तो इनमें सबसे छोटा देखो 12 है, 15 है या 14 है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। न्यूमिनेटर में जो छोटा होगा वो सब 12, 15 और 14 में सबसे छोटा तो 12 ही है। तो 12/18 पहले आएगा, उसके बाद 14/18 आएगा, उसके बाद 15/18 आएगा। 12/18 हमारे पास 2/3 था, तो ये 2:3। 14/18 हमारे पास 7/9 था, तो ये 7/9। और 15/18 हमारे पास था 5:6, तो 5:6। तो इस तरह से हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लिख दिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम एक और प्रश्न मैं करने जा रहा हूं जो अनुपात से ही संबंधित है। इसके बाद हम समानुपात के प्रश्न भी करेंगे। प्रश्न है जैसे, एक बर्तन वाले ने जस्ता और तांबा मिलाकर 60 किलोग्राम पीतल तैयार किया। एक बर्तन वाले ने जस्ता और तांबा मिलाकर 60 किलोग्राम पीतल तैयार किया। यदि जस्ता और तांबा 7:3 में हो तो जस्ते और तांबे की अलग अलग मात्रा निकालो। यहां पर जब भी अनुपात का प्रश्न आए तो सबसे पहले आप अनुपाती योग दूर करें। इसमें इस प्रश्न में अनुपाती योग क्या हो जाएगा, 7 + 3 10 हो गया। अब इसने जस्ते और तांबे की मात्रा अलग अलग पूछी है और दोनों को मिलाकर के जो पीतल तैयार हुई है उसका भार है 60 किलोग्राम। अब जस्ते की मात्रा कैसे निकलेगी, जस्ते का भाग 3 था तो हम लिखेंगे 3, जस्ते का भाग माफ करें 7 था, तांबे का है 3, तो जस्ते की मात्रा क्या हो जाएगी 7 भाग अनुपाती योग कितना है 10, और टोटल जो तैयार किया हुआ है पीतल वो कितना है, दोनों को मिलाकर के वो है 60 × 60। तो ये कट जाएगा, 0 0 कट गया, 42 आ गया। इसी प्रकार तांबे की मात्रा निकालनी है तो तांबे का अनुपात कितना था 3/10 × 60, तांबे की मात्रा निकल जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, फिर टोटल 60 था तो ये जमा करेंगे आप 8 2 10, 4 1 5 और 1 6, तो 60 किलो हो गया टोटल। तो 60 किलोग्राम पीतल जो तैयार हुआ उसमें जस्ता डाला गया था 42 किलो और तांबा डाला गया था 18 किलो। तो आशा है आसान सा प्रश्न था जेबीटी में। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक वो लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी इस वीडियो को समझने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार और ट्रक की चाल में 2:1 का अनुपात है। यदि कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रक की चाल क्या होगी। ये भी आसान प्रश्न है। कार और ट्रक की चाल में अनुपात दे रखा है तो हम लिखेंगे कार की चाल, अनुपात कर लो डिवाइड, ट्रक की चाल कितना हो गया 2/1, जो दिया है वहीं से ही हमने लिखा है ये। अब कार की चाल तो दे ही रखी है इसने और दे रखी है 90 किलोमीटर चलती है वो 1 घंटे में, तो ट्रक की चाल पूछी है। इस तरह से है पहले, तो पहले आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × ट्रक की चाल बराबर है 1 × कार की चाल। ट्रक की चाल पूछी हुई है तो ट्रक की चाल को यहीं रहने दो, 2 को नीचे ले आओ, 1/2 × कार की चाल, और कार की चाल कितनी है बेटे 90 किलोग्राम, तो ट्रक की चाल कितनी आ जाएगी 1/2 × 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ट्रक की चाल आपकी निकल गई, 1/2 × 90 से कटेगा तो ये आ गया 45 किलोग्राम प्रति घंटा। कार की चाल आपको दे रखी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रक की चाल जाहिर है हमने अभी निकाला, यहाँ से ट्रक की चाल थी ½ × कार की चाल, तो कार की चाल तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो ट्रक की चाल आ जाएगी ½ × 90, तो कट जाएगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजपाल ने अपनी जायदाद अपनी धर्मपत्नी और बच्चों में 2:3 में बांटी। यदि कुल संपत्ति 1,25,000 रुपये हो तो उसकी धर्मपत्नी को कितनी संपत्ति मिली। तो इसमें कुल अनुपात देखें आप,
2 + 3 कितना हो गया 5। धर्मपति को पत्नी को कितनी संपत्ति मिली, तो उसने धर्मपत्नी में बांटी है 2 के रेशो में। तो सबसे पहले धर्मपत्नी का रेशो 2 है, तो 2 बटा अनुपाती योग गुणा कुल संपत्ति कट जाएगा, सिंपल प्रश्न था। तो ये आ जाएगा 50,000 रुपये। कुछ होमवर्क आप कर सकते हैं, मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं कि निम्न अनुपातों को सरलतम रूप में प्रकट करो। 5 रुपये अनुपात 4 रुपये 50 पैसे, ये आपने करना है प्रश्न घर से। इसी प्रकार अगला है 44 मीटर अनुपात 77 मीटर, इसको भी करें। देन है इसके बाद अगला प्रश्न है, नेहा 19 वर्ष की है और उसकी बहन उससे 6 वर्ष छोटी है, दोनों बहनों की आयु में क्या अनुपात है, आपने करना है। शुद्ध सोने को तांबे में मिलाकर 9 कैरेट का सोना तैयार किया गया। यदि सोना और तांबा 9:15 में हो तो 72 ग्राम भार की चेन में सोने का भार निकालो। ये आप कोशिश करें, अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताएं, कमेंट करें, जैसे भी है। अब मैं आपके आगे अगला जो भाग है वो करना चाहता हूँ। समानुपात के बारे में आपको बताऊंगा। प्रोपोर्शन, रेशो के बारे में आप समझ गए होंगे। प्रोपोर्शन को हम कहते हैं समानुपात। जैसे मैं लिखता हूँ 15/25 बराबर है 3/5। 15/25 बराबर है 3/5, ये लिखता हूँ मैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15:25, 15:25 इक्वल टू 3:5। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों ही परस्पर बराबर है, क्योंकि आप काट के देख लो, चाहे 5 3 15, 5 5 25, और ये 3/5 ही तो है, इसलिए मैंने यहाँ काटा है। ठीक है, पहले आपने ये लिखना है 15/25 बराबर 3/5। तो दोनों बराबर ही तो हैं, ये दोनों अनुपात क्या हैं, बराबर। जब दोनों ही अनुपात बराबर हों तो इनको हम कहते हैं समान अनुपात या समानुपात। इसके लिए हम अनुपात के लिए हम 2 डॉट लगाते थे और समानुपात के लिए हम 4 डॉट लगाते हैं। तो ये समानुपात का चिन्ह है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। समानुपात में 4 राशियां होती हैं या 4 पद कह लो। तो इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, पहला पद गुना चौथा पद। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पहले को चौथे से गुणा करेंगे तो 75 आएगा, और दूसरे और तीसरे गुणा करेंगे तो ये भी 75 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समानुपात में पहला और चौथे पद की गुणा करें तो ये दूसरे पद और तीसरे पद की गुणा के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप समझ रहे होंगे। पहले और चौथा जो पद होता है उसको हम बाह्य पद कहते हैं, ये ध्यान रहे, पहला पद और चौथा पद। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणनफल जो है वो बीच के पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो समानुपात की ये परिभाषा भी है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है बीच के पदों का गुणनफल। कोई भी प्रश्न करने से पहले हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर मैं एकदम से प्रश्न करवाना शुरू कर देता तो शायद आप नहीं समझते। अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने समानुपात के बारे में आपको बता दिया है कि पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, कब 2 पद अनुपात में बराबर हों तो कब हम उन्हें समानुपात कहेंगे। अब एक और टर्म आती है इसमें, वितत अनुपात। ये प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने में आपको मिलेगा 101%। तो वीडियो आप सभी देखते रहें, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपके काम आने वाले वीडियोस हैं, और आगे कुछ थियोरेटिकल पोर्शन इसमें आएगा तो बीएड एमएड में भी वो आपको हेल्पफुल चीज़ें होंगी। जेबीटी में कुछ इस तरह का सिलेबस है जो कहीं ना कहीं बीएड से भी संबंधित है और कहीं ना कहीं एमएड की ओर भी इशारा करता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ओर तो पॉइंट आउट करता है। तो ये बहुत ही एक वैल्यूएबल नॉलेज है जो आप अभी ले रहे हो। वितत अनुपात, यदि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी और तीसरी संख्याओं के अनुपात बराबर हों
तो हम तीन संख्याओं को वित्त अनुपात में कहेंगे कि ये संख्याएं किसमें है, वित्त अनुपात में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं हम इसको, कंटिन्यूड इंग्लिश में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कहता है तीन संख्याएं हैं जिसमें पहली और दूसरी तथा दूसरी और तीसरी ये जो संख्याएं हैं इनके अनुपात बराबर है। तो हम कहेंगे कि तीनों संख्याएं क्या हैं, वित्त अनुपात में। जैसे मैं अभी लिखता हूं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, फिर हमने कहा दूसरी और तीसरी, तो ये प्रोपोर्शन का साइन लगाना है। दूसरी संख्या रेशो तीसरी संख्या, हमने यही कहा ना कि पहली और दूसरी जो संख्या है उसका जो अनुपात है वो दूसरी और तीसरी संख्या के अनुपात के बराबर होगा, मतलब ये समानुपात में होंगे। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, प्रोपोर्शन दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। तो ये जो तीन संख्याएं हैं तो हम तीन संख्याओं को बोलेंगे वो वित्त अनुपात में होंगी। ये चार तो समानुपात में हुई, लेकिन तीन क्या होंगी, वित्तानुपात में। ये कह रहा हूं मैं, तो ये ध्यान रखें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तीन संख्या लिखता हूं मैं, क्योंकि हम वित्तानुपात की बात कर रहे हैं। तीन संख्याओं को चार संख्याओं के रूप में हमने लिखना है और वो चार संख्याएं समानुपात में लिखनी है, फिर वो तीन संख्याएं वित्तानुपात में हो जाएंगी, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको कहा है 4, 8 और 16 वित्त अनुपात में है या नहीं, ये पता करो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये कहता वैसे तो ये है, क्यों है पता लग जाएगा हमें। 4, 8 और 18 है, तो हम इसमें तीन पद हुए, तो हम लिखेंगे पहला पद अनुपात दूसरा पद समानुपात, फिर हमने क्या कहा दूसरा और तीसरा, तो दूसरा फिर 8 ही हो गया, दोबारा 8 आएगा, फिर तीसरा पद। अब बाह्य पदों का गुणनफल देखो 64 और मध्य पदों का गुणनफल करो 64। तो ये 4 टर्में हो गई और 4 टर्मों में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, मतलब ये समानुपात में हुई। लेकिन तीन टर्मों को हमने 4 टर्मों में लेकर के समानुपात में जब बताया तो ये तीन टर्में ऑटोमेटिकली वित्त अनुपात में हुई, यही परिभाषा भी थी। तो यहाँ से आपको ये जानने को मिला कि यदि तीन राशियाँ कोई भी हो सकती हैं, ए, बी और सी, ये वित्तानुपात में है, तो क्या होता है, तो हम ये लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन, ये क्या है प्रोपोर्शन समानुपात, सी रेशो डी, ठीक है, होता है। यहां ए और सी क्रमशः वित्त अनुपात के प्रथम और तृतीय पद हैं और बी जो है ये मध्य पद है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। जैसे ए, बी और सी वित्त अनुपात में कब होंगी, जब हम लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन फिर बी रेशो सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बी इंटू बी ए इंटू सी, ये है बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हो गया ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये इसके लिए कंडीशन है वित्त अनुपात के लिए। अब हम प्रश्न करते हैं, क्या संख्याएं 4, 6, 6, 9 समानुपात में हैं। ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ये समानुपात में है, होंगी तो हम लिख देंगे हाँ, नहीं होंगी तो हम लिख देंगे नहीं। हमें कैसे पता लगेगा कि ये समानुपात में है, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने ये पढ़ा भी समानुपात में कब होती हैं संख्याएं, जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो बाह्य पदों का गुणनफल देखो आप, ये बाह्य पद हैं, 4 गुणा 9 किया हमने तो ये आ गया, और मध्य पदों का गुणनफल करो 6 गुणा 6 36, तो 36 तो 36 के बराबर होता है। अतः 4, 6, 6, 9 समानुपात में है। आशा है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10, 55, 66 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करें। तो हम कैसे करेंगे, जो चीज पूछी है उसको मान लो। ये दूसरा अनुपात पूछा है तो 10 पहला पद हुआ, दूसरा पद अब 55 नहीं आएगा क्योंकि दूसरा पद तो इसने पूछा है, तो हम उसको x मान लेते हैं। तो अब हमारे पास ये 4 पद ही हो गए, 10, x, 55 और 66। ये 3 पद थे, लेकिन द्वितीय पद पूछा है, तो द्वितीय पद हमें ये लिखना पड़ेगा ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेशो x प्रोपोर्शन 55 रेशो 66।
अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों का गुणनफल, तो ये बाह्य पदों का गुणनफल किया बराबर है मध्य पदों का गुणनफल किया, तो यहाँ से x केवल निकल गई, ये 55 नीचे जाएगा। ठीक है, 11 से कटेगा, ये 11 5 55, 11 6 66, 5 2 10, 12 आ गया। आशा है समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न का लेते हैं। 16 24 x यदि वित्त अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। 16 24 x वित्त अनुपात में है, इसने पहले बोल रखा है भी वित्त अनुपात में है। वित्त अनुपात में कब होंगे? जब हमने अभी पढ़ा कि हमने यहाँ पढ़ा भी, ये देखिए हमने पढ़ा था मध्य पदों का गुणनफल बराबर है बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वित्त इसने कहा है 16 24 x वित्त अनुपात में है, तो हमने पढ़ा है कि पहला पद गुणा तीसरा पद, पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर है मध्य पद का वर्ग। तो ये फार्मूला आप लगाओ, पहला पद गुणा तीसरा पद। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपको ए बी और सी का मैंने एग्जांपल दिया था, तो पहला पद गुणा तीसरा पद तो ए इंटू सी हुआ, ये इंटू सी, तो ये ए इंटू सी, पहला पद गुणा तीसरा पद। ध्यान दीजिए, पहला पद ए बी सी थे, तो इसमें 3 पद हैं, तो इसका वित्त अनुपात में हमने पीछे भी आपको बताया 20 के इक्वल टू ए सी, 20 के इक्वल टू ए सी बताया ना, तो 20 के इक्वल टू ए सी का मतलब क्या हुआ? पहला पद गुणा तीसरा पद, तो ये पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर है मध्य पद का वर्ग, तो मध्य पद तो बी हुआ, तो मध्य पद का वर्ग। अब यहाँ देख लीजिए आप, पहला पद गुणा तीसरा पद ये हो गया 16 गुणा x, 16x हो गया, और मध्य पद हुआ 24, तो 24 गुणा 24 कितना हो गया 576, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर होता है मध्य पद का वर्ग। 16x बराबर 576, तो x कितना आ गया 36, कटेगा ये। कुछ होमवर्क है जो आप घर से करके लाएंगे। क्या 20 52 35 51 राशियां समानुपात में हैं या नहीं? एक और प्रश्न है 12 8 3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। एक और है 96 72 x वित्त अनुपात में है, x का मान ज्ञात करें। तो आज हमने रेशो एंड प्रपोर्शन का जो टॉपिक था वो लगभग कर दिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।